अपना जो मीठे पानी की झीलें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें वो झीलें जिनके अंतर्गत हम उन सभी झीलों का अध्ययन करेंगे जिनमें लवणीयता का गुण पाया जाता है। लवणीयता के गुण के बारे में बात करें तो उसमें नमक पाया जाता है। उन नदियों के पानी में नमक पाया जाता है, उनसे नमक का निकाला जाता है, नमक का निस्तारण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो जो खारे पानी की झीलें मानी गई हैं वो प्राचीन तैतीस सागर का एक अवशेष मानी गई है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की जो झीलें हैं वो प्राचीन तैतीस सागर का अवशेष मानी गई है। दिख रहा है ना, तैतीस सागर का अवशेष मानी गई। अवशेष का मतलब होता है छोटा भूभाग, किसी बहुत विशाल सागर का एक छोटा सा भूभाग जो वहां पर उसके छोटे छोटे झीलें बना दी गई हैं, झीलें बन गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो इसकी ट्रिक की बात करें, तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू, पल्लू जानते हैं क्या होता है? घूंघट। कौन फाड़े? कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब बात कर लेते हैं सा से सांवर जिला की आपकी, सांवर जिला की आपकी। डी से डीडवाना जिला की आपकी, डीडवाना जिला की आपकी। का से कामोद झील आती है, का से काबोद झील आती है, का से काबोद झील आती है। इनकी बात कर लूंगा कि ये कौन कौन सी जगह पे। पा से पोखरण, ला से लूणकरसर आती है। पा से बात करें तो पोखरण झील आती है। लू से बात करें तो लूणकरनरसर आती है, लूणकरनरसर, करनरसर, लूणकरनरसर झील आती है। अब बात कर लेते हैं कि कू से कुचामन, कू से कुचामन झील आती है। कुचामन को आप जानते ही हो, कुचामन नागौर, ठीक है, कुचामन झील आती है। ता से ताल छापर आती है, ताल से ताल छापर झील आती है। फा से कौन सी आती है? फलौदी झील आती है। फा से फलौदी झील आती है, फा से फलौदी झील आती है। डे से डेगाना झील आती है। डे से आप कौन बात कर लेते हो? डेगाना झील आती है, ठीक है। रे से रेवा झील आती है। कौन सी? रे से रेवारा झील आती है, रेवारा झील आती है। अब बचती है एक और झील, जो झील है नावा झील। नावा झील भी इसी के अंतर्गत आती है। अब इनके स्थानों की बात कर लें कि कौन सी झील कहाँ पर मौजूद है। तो सांवर झील की बात करें, जो सांवर झील है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जो डॉक्यूमेंट्स में जो सांवर झील का आपका बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में सांवर झील जयपुर के अंदर स्थित है। हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था सांवर झील से संबंधित कि जो सांवर झील है किस भूभाग में स्थित है, जयपुर में, आपकी किसमें, अजमेर में, या फिर आपकी नागौर में, सॉरी जयपुर में, अजमेर में, और एक जगह और थी, नागौर नहीं था, उससे दो जगह और थी उसमें। तो उसमें आंसर था आपका जयपुर। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और क्वेश्चन आया कि जो सांवर झील है फिर कहाँ स्थित है, मतलब वो प्रिपेयर हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया ऐसे ही कि आपका जो सांवर झील है वो कहाँ स्थित है, कि आपका एक स्थान दे रखा है नागौर, एक स्थान दे रखा है आपका अजमेर, और बाकी दो स्थान और दे रखे, जैसे मान सकते हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ठीक है। तो वो 4 स्थान दे रखे थे। तो 4 स्थानों में से अब जो भाई एक चीज़ है वो बहती तो तीनों जगह ही उसके अंदर आती है, लेकिन रीजन क्या है सांवर झील का, जो सांवर झील है वो डॉक्यूमेंट्स में, आपके दस्तावेजों में जयपुर के नाम से विख्यात है, जयपुर के नाम से जानी जाती है कि वो सांवर झील जयपुर में स्थित है। तो वो क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम कंपनी द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया, उसका प्लस पॉइंट दे दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डीडवाना।
डीडवाना की बात करें सर, डीडवाना नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में है। कावोद झील आपकी जैसलमेर में है। पोखरण झील जैसलमेर में है। पोखरण झील जैसलमेर में है। ठीक है। लूड़कन्नर सर की बात करें, लूड़कन्नर सर बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। बात कर ले कुचामन सिटी, कुचामन आपका नागौर ही है, वो तो आपको बताइए। ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, बताओ कहाँ पर है? ताल छापर अभ्यारण्य आपका चूरू में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में हो गई। अब बात कर लेते हैं फलौदी, फलौदी पोखरण। फलौदी झील कहाँ है? फलौदी में ही है, क्योंकि अब नया जिला बना है फलौदी। फलौदी पोखरण बना, फलौदी में है। डेगाना और आपकी रेबारा, डेगाना की बात करें तो डेगाना नागौर में है, नागौर में है। रेवाना नागौर में ही है, रेवारा नागौर में ही है। ठीक है। और एक नावा झील है। क्लियर? एक बार रिवाइज करूं, रिवाइज कराता हूं। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा से सांवर झील, डी से डीडवाना झील जो नागौर में स्थित है, सांवर झील जयपुर में स्थित है। का से कावोद झील जो जैसलमेर में स्थित है। पा से पोखरण झील जो जैसलमेर में स्थित है। लू पल्लू, लू से लूड़कन्नर झील बीकानेर में स्थित है। कुत्ता, कू से कुचामन, वो कुचामन सिटी नागौर में स्थित है। भैया कुचामन सिटी अब अलग हो गया है, ये बात ध्यान रखना। कुचामन से जो नागौर है, नागौर से कुचामन सिटी अब अलग हो चुका है, तो इसको अब भूभाग में रखा है कुचामन में। ठीक है। ता से चूरू आ गया, जो ता से ताल छापर आ गया जो चूरू में स्थित है। डेगाना से नागौर आ गया, रेवारा नागौर में ही है। फलौदी, फलौदी फलौदी भी एक नया जिला बना है। रे से रेवारा आ गया और नावा एक अलग इसी में है, खारे पानी के जिला में। अब इसकी याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, तो उसकी बता देता हूँ, कुछ आपको रिवाइज कर लेना इसमें। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। ट्रिक किससे संबंधित है? आपकी जो नदियां हैं, या सॉरी आपकी जो झीलें हैं, वो उन झीलों में जो झील, वो कौन सी झील कौन से स्थान पर मौजूद है। ठीक है। ट्रिक की बात करें, कौन सी झील कौन से स्थान पर मौजूद है। बात कर ले सांवर झील लूड़ा बीकानेर। सांवर झील, सांवर झील लूड़ा बीकानेर, बीकानेर, सांवर झील लूड़ा बीकानेर। फल, फल कहाँ पे लगवा है? फल फलौदी में लगेंगे, फल फलौदी में लगवा है, फल फलौदी में लगवाए, फल फलौदी में लगवाए। काव जैसे डेढ़ीना पंच, काव जैसे डेढ़ीना पंचमी, काव जैसे डेढ़ीना पंचमी, काव जैसे डेढ़ीना पंच ने बैठ बाड़ पर वो फल खाए, बैठ बाड़ पर वो फल खाए, बैठ बाड़ पर वो फल क्या किए? खाए। बात कर ले सांवर झील, सांवर झील जयपुर में। लूड़ा, लूड़कन्नर सर बीकानेर में, बीकानेर। फल फलौदी कहाँ है? फलौदी में ही है, वह लगवाए। काव जैसे, काव, कावोद झील जैसलमेर में। डे, डीडवाना में। डेगाना झील कहाँ है? डेगाना और डीडवाना झील आपकी, डेगाना झील नागौर में है,
डेढ़ीना मतलब डेढ़ गाना और डिडवाना, डेगाना और डिडवाना, डेगाना और डिडवाना अभी बताया था मैंने, दोनों कहाँ हो गई, नागौर में। ठीक है। पंच ने बैठ बाढ़ पर वो फल खाए, पंच ने क्या किया कि बैठ बाढ़ पर वो फल खाए, तो पंच से पंचपत्रा झील बाड़मेर में, पंच से पंचपद्रा इसी में आती है, कहाँ है, बाड़मेर में, कहाँ है, बाड़मेर में। ठीक है ना, क्लियर 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 दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक सेकेंड एडवांस करूँ इसे, अब दिख रहा है ना क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सांवर जी, किसकी बात कर लेते हैं, सांवर जी। तो जो मैंने बताया था आपको कि जो कागजों में है सांवर झील और यहाँ भी फैली हुई है, कैसे फैली हुई है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक झील हो गई, क्या हो गई, झील हो गई। ठीक है, बात कर लें, ये हिस्सा जयपुर में आता है इसका, ये हिस्सा आपका नागौर में आता है, ये हिस्सा अजमेर में आता है, किसमें आता है, अजमेर में आता है। अब अजमेर में आता है। ठीक है, अब बात कर लें इसकी लंबाई की और चौड़ाई की बात करें, ये इसकी लंबाई है, क्या ये इसकी लंबाई है जो कितनी 32 किलोमीटर की, ये इसकी चौड़ाई है जो कहीं पर 3 है, कहीं पर 12 भी है, 3 से 12 किलोमीटर, जो कहीं पर सक्रिय है, कहीं पर आपकी फैली हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी सहायक नदी है वो कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ कहाँ से इनका प्रवेश होता है। अजमेर से रूपनगढ़ नदी का, यहाँ से एक नदी आती है रूपनगढ़, दिख रहा है क्या आपको, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, यहाँ से कौन सी आती है, रूपनगढ़ नदी आती है। बात कर लें कि ऊपर से कौन सी नदी आती है, ऊपर से मेधा नदी आती है, ऊपर से मेधा नदी आती है, और खाड़ी और खंडेला की नदियां आती हैं, किससे, नागौर से। यहाँ पर लिख देता हूँ, खाड़ी और खंडेला, ये दो नदियां हैं भाई, एक नदी मैंने समझना, दो नदियां हैं। ठीक है, खाड़ी और खंडेला दो नदियां मौजूद है। ठीक है, बात कर लें कि यहाँ पर जो नमक निकाला जाता है, सांभर झील में जो नमक निकाला जाता है वो क्यारी बनाकर, क्यारी बनाकर, क्यारी बनाते हैं, ऐसा है जब हम दिखाएं आपको, ये क्यारी बनाते हैं वो लोग ऐसे, क्यारी बनाने के बाद इसमें वो अपना जल भर देते हैं, जो सांभर झील का जल आता है उसको भर देते हैं। उसको भरने के बाद जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा उस जल का निपटान हो जाता है, जल वायु में उड़ जाता है। बाकी जो नीचे बचता है वो क्या बचता है, आपका शुद्ध नमक, क्या बचता है, नमक बचता है। क्यारी बनाकर नमक निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है, क्यारी बनाकर क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि स्पायरोलीना नामक एक शैवाल पाया जाता है, यहाँ पर एक शैवाल पाया जाता है, उस शैवाल का नाम है स्पाइलिरो नामक शैवाल, स्पाइलिरो नामक शैवाल पाया जाता है, स्पाइलिरोलीना नामक शैवाल, स्पायरोलीना, एक सेकंड,
स्पायरुलिना नामक एक शैवाल पाया जाता है। इस शैवाल की बात कर लें तो यह शैवाल के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कहाँ पाई जाती है, कौन से शैवाल में पाई जाती है, स्पायरुलिना नामक शैवाल में। अब इसकी बात करें कि यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है और माता जी का नाम है शाकंभरी माता। कौन सी माता है, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जी का एक मंदिर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, मंदिर है। शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर मौजूद है। बात कर लें तो जो शाकंभरी माता, आपको लग ही रहा है कि एक बुजुर्ग टाइप की महिला होंगी, तो जो शाकंभरी माता है उनको तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी कहा जाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद है क्या, जो उससे पहले वीडियो अपलोड हुई है, उसमें एक क्वेश्चन दिया था आपके लिए कि तीर्थों का भंजक किसे कहा जाता है। धौलपुर आपको उसमें वो दिया था मैं आपसे, तो इसमें लिख लो ऊपर, तीर्थों का भंजक किसे कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। मचकुंड धौलपुर, धौलपुर में एक जगह है मचकुंड। ठीक है, मचकुंड की कहानी आपको बताऊं तो ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को एक रण छोड़ की उपाधि मिली थी कि उन्होंने रण छोड़ के और धौलपुर के मचकुंड जगह पर जाकर, जो मचकुंड नामक एक जो क्या बोलते हैं तपस्वी था, उसके ऊपर अपने वस्त्र उनको पहना दिए। और वस्त्र पहनाने के बाद जब जो युद्ध करने वाला सेकंड पर्सन जो आया, ठीक है, जिसकी बात करें तो दल वो क्या नाम है उसका, उसका वो था क्या बोलते, ससुर था, कंस का ससुर था, नाम तो मैं भी बोल रहा हूँ थोड़ा। तो वो क्या है कि उसके पास आता है और उसके पास आने के बाद क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान उसको अपने वस्त्र पहना देते हैं। वो उनको ही मान के कि कृष्ण यहाँ पर सो रहा है, तो वो अपनी तलवार का उन पर वार करता है। लेकिन मचकुंड को ये वो मिला हुआ था, एक श्राप बोल सकते हैं या उसको वरदान समझ लो, कि जो वो जिसको मतलब सोते हुए कोई, जैसे वो सो रहा है और कोई भी प्राणी उनको सोते हुए जगाता है, तो जिसको प्रथम बार देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, भस्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि उसको मारने की कोशिश करता है मचकुंड को। तो मचकुंड को मारने की कोशिश करता है तो मचकुंड उसको देख लेता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ कहानियाँ मचकुंड के बारे में बताई गई। ठीक है, बात कर ले शाकंभरी माता की। शाकंभरी माता को आपकी तीर्थों की नानी कहा जाता है या देवयानी माता कहा जाता है या फिर देवयानी माता, देवयानी माता भी कहा जाता है, देवयानी माता भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मस्जिद है, शाकंभरी माता के मंदिर के थोड़े दूर है एक मस्जिद है, नालीसर मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, नालीसर मस्जिद। एक बात बताऊं कि यहाँ पर मस्जिद है, आपके अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वो पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। उसके कुछ मतलब आपके 20-25 किलोमीटर दूर आपकी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। आप बात करें मचकुंड की तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है। उसके पास भी एक मस्जिद क्या है स्थित है। तो ऐसा बताया जाता है कि आप तीर्थों पर घूमने जाएं और आप उनके मामा पुष्कर या फिर मुस्लिम जो लोग हैं वो अपनी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर घूमने गए। उसके पश्चात वो धौलपुर मचकुंड, ये तो मचकुंड में ही स्थित है जो दरगाह मैं बताई आपको, वो भी तीर्थों का भांजा ही कहा जाती है जो मस्जिद है, और ये भी तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड। तो वहाँ पर जाना आवश्यक माना जाता है कि तीर्थ तभी पूर्ण माने जाते हैं कि वहाँ पर आप वहाँ पुष्कर से होके फिर मामा के पास से होके भांजे के पास जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले हम तो एक संत दादू दयाल
जिनको राजस्थान के कबीर कहा जाता है। इसमें आ जाएगा सांवर झील के किनारे संत दादू दयाल, जिनको क्या कहा जाता है, राजस्थान के कबीर, राजस्थान के कबीर कहा जाता है। बताया आपको, बता दूं कि संत जो दादू दयाल है वो गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। उन्हें राजस्थान के कबीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सांवर झील पर आकर अपनी तपस्या प्रारंभ की थी। बात कर लें तो संत दादू दयाल ने पहला उपदेश उस पर प्रारंभ नहीं की थी कि उन्होंने क्या किया, सांवर झील पर अपना प्रथम उपदेश, फर्स्ट उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और उन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की। यहीं पर उन्होंने क्या की, दादू संप्रदाय। जब संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो दादू नामक संप्रदाय आएगा, ठीक है। दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। बात कर ले नमक की, ठीक है, नमक की बात कर ले। जो इंडिया का आपका मोस्टेड नमक होता है वो 12% नमक, जो 12% नमक है इंडिया का, भारत का, वो क्या निकलता है, राजस्थान के द्वारा प्राप्त होता है। अब बात कर ले कि जो आपका सांवर झील निकालती है, सांवर झील 8.7 भारत का। एक बात कंफ्यूज होती है कि राजस्थान का या भारत का, जो स्थानों में भारत का 8.7% नमक क्या निकालती है, सांवर झील द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। बात करें कि 1585 ईस्वी में जो अकबर के सैनिक, जो दादू दयाल की बात कर ले तो दादू दयाल क्या हुआ कि 1585 मतलब ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया कि अकबर से भी मुलाकात की, अकबर से भी मिले। अकबर से कौन सी जगह पे मिले, फतेहपुर सीकरी की दरगाह पे, फतेहपुर सीकरी, अब तो दरगाह कहा जाता है, पहले महल था यहाँ पर, जोधाबाई का महल यहीं पर मौजूद था। फतेहपुर सीकरी पर वो जाके मिले। और एक बात कह दूं मैं आपको कि इनके एक शिष्य थे। कौन थे शिष्य? कौन से शिष्य थे? संत रज्जब जी। संत दादू दयाल के एक शिष्य थे संत रज्जब जी। इनकी बहुत बड़ी कहानी है, इंटरेस्टिंग भी है कि जो संत रज्जब जी थे उन्होंने क्या किया कि शादी करने के लिए वो सेहरा वगैरह बांध के और अपने गुरु से, जो संत दादू दयाल थे, उनसे क्या है कि ये आदेश प्राप्त करने गए कि मैं शादी करने जा रहा हूँ और आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये उनके पास जाते हैं तो संत रज्जब जी, जो संत दादू दयाल कहते हैं कि आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे और आप ये क्या कर रहे हो। तो उस बात को देख के जो संत रज्जब जी हैं वो क्या है कि विवाह नहीं करते हैं और पूरी उम्र शादी के जोड़े में रहते हैं, ताउम्र शादी के जोड़े में रहते हैं, पूरी उम्र शादी के जोड़े में गुजार देते हैं, जोड़े में रहते हैं, शादी के जोड़े। अब क्वेश्चन आपको आ जाता है कि शादी के जोड़े में रहने वाले संत के बारे में बताइए, या फिर ऐसे संत के बारे में बताइए जो ताम्र शादी के जोड़े में रहा था। तो कौन? संत रज्जब जी, जो किसके शिष्य थे? संत दादू दयाल के शिष्य थे। अब बात कर लें कि जो इनके उसमें जैसे राम राम सा बोला जाता है, हमारे में राम राम सा बोलते हैं मुस्लिम लोग, आपकी सलाम वालेकुम बोलते हैं, उसी प्रकार जो दादू संप्रदाय के जो लोग हैं वो सत्यराम का सतराम बोलते हैं। दादू संप्रदाय, हाँ, राम राम सा की जगह क्या बोलते हैं? सत्यराम, सत्यराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यराम बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि सांवर झील, एक और चीज से इंपॉर्टेंट है आपकी, जो सांवर झील है इसके किनारे पर, मैंने बताया कि इसके किनारे पर क्या हुआ था, अकबर और जोधाबाई का विवाह भी हुआ था, जोधाबाई का विवाह हुआ था।
ठीक है, विवाह हुआ था। तो बात कर लें कि अकबर और जोधाबाई के विवाह स्थल की, तो जोधाबाई और अकबर का विवाह स्थल कौन सा था? आपका सांवर झील का तट, सांवर झील का तट। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। तो भाई कुछ पोल भी आएंगे जो YouTube वीडियो देखते हैं मेरी, उनसे एक ही अनुरोध है कि जो पोल आएंगे आपके लिए, पोल का मतलब होता है कि आपको आंसर देने होते हैं कि आंसर इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और दूसरा कि आपको सही आंसर पर टिक करना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, कितना आपको मिल पाता है। मेरा प्रयास ये रहता है कि एक जगह पर समझ नहीं आए तो दो जगह पर, तीन जगह पर। अब इसमें संप्रदाय की बात और आ गई, एक संत दयाल संप्रदाय के बारे में भी बता दिया। तो आगे जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो संत संप्रदाय में एक दादू दयाल नामक संप्रदाय आएगा, तो उसके बारे में हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बाकी बात करें आपकी पंचपत्रा झील की। कौन सी? पंचपत्रा झील की। पंचपत्रा झील की बात करें, पंचपत्रा झील की बात करें तो जो पंचपत्रा झील है वो आपकी कहां पर है? बालोतरा, बालोतरा में। ठीक है, कहां पर है? बालोतरा फलौदी जोधपुर में। बालोतरा में, बालोतरा फलौदी में स्थित है, बालोतरा फलौदी में स्थित है। ठीक है, अब बात करें इस झील को खरनाल जाति के लोग मोरेल झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाने का कार्य करते हैं। जो खरवाल जाति है, यहाँ पर एक जाति रहती है, कौन सी? खरवाल जाति। कौन सी? खरवाल जाति यहाँ पर रहती है। वो खरवाल जाति के लोग क्या करते हैं कि जो मोरेल झाड़ी के उपयोग द्वारा, वो क्या करते हैं? मोरेल झाड़ी का उपयोग करते हैं। एक झाड़ी पाई जाती है वहां पर, मोरेल झाड़ी, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने के बाद नमक को स्फटित बनाने का कार्य करते हैं। स्फटित मतलब नमक को निकालने का कार्य करते हैं। स्फटित का एक और मतलब होता है कि नमक जो होता है उसको क्या है कि एक ढेले के समान रूप में आ जाता है, उसको क्या करते हैं? चूर्ण जो बनाते हैं वो बनाने का कार्य करते हैं। नमक स्फटित बनाने का कार्य करते हैं। स्फटित मतलब चूर्ण बनाने का कार्य करते हैं, जो चूर्ण हो रहा है इसको हम खाते हैं। इसके नमक में आपकी 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस नमक में क्या होता है? 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब बात कर लें कि इस झील में सर्वोच्च कोटि का नमक पाया जाता है। जब 98% आपको सोडियम क्लोराइड मिल रहा है तो हाईएस्ट क्वालिटी का जो नमक पाया जाता है हाई क्वालिटी सॉल्ट कहां पर मिलता है आपको? आपके पंचपत्रा झील में मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेढ़वाना झील। क्लियर? अब बात कर लेते हैं डेढ़वाना झील। मैं इसको बड़ा करने का मतलब यही था कि एक तो आप लोगों को थोड़ी और जानकारी और मिल जाए, बाकी आपका मोटिव बना रहे। ठीक है, एक सेकेंड, ब्लैक हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कौन सी झील की? डेढ़वाना झील की। कौन सी? डेढ़वाना झील। डेढ़वाना झील की हम बात करते हैं
तो डेडगाना झील कहाँ पर स्थित है, उसका क्या वो है, उसके बारे में बात करते हैं। ये झील जो है वो खाने के अयोग्य होती है, खाने के अयोग्य मानी गई है। अयोग्य का मतलब होता है ये खाने के उपयोग में नहीं ली जा सकती, ठीक है। तो इसका उपयोग किस में लेते हैं, सोडियम निकालने में, सोडियम उपयोग में लेते हैं, इसका सोडियम का निकालने में उपयोग में लिया जाता है। बात कर ले सोडियम का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो सोडियम का उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है, कागज बनाने में के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोडियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लें कि इस झील पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम के दो उद्योग स्थापित हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कौन कौन से, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम के क्या है, दो उद्योग मौजूद हैं, दो उद्योग मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं जो सोडियम सल्फाइड एवं सोडियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं दोनों उद्योग, एक उद्योग करता है सोडियम सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड का, और दूसरा उपयोग करता है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्लियर। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि आप लोग सोचते हो कि भाई इसको सफलता मिल गई लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली, तो उसकी बहुत प्यारी शायरी है कि दूसरों को सफलता आपकी सफलता यदि देर से मिलती है, दूसरों की अपेक्षा आपकी सफलता यदि देर से मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। तो मेरे भाई जो महल बनता है ना वो उसमें समय आपको बहुत ज्यादा लगता है अपेक्षाकृत मकान बनने की। तो आप जानते हो आप महल बनना चाहोगे, आप सोच के खुद देखो कि आपको महल बनना है या फिर मकान ही बन के रह जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेहनत करते रहिए, जिसको महल बनना है, और जिसको मकान ही बन के रह जाना है तो भाई उसकी तो अलग बात है, ठीक है। मकान में रह सकते हैं लेकिन जो महल जैसी सुविधाएं आपको प्राप्त नहीं हो सकती। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट, तथ्य बोलते हैं उसे, इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। बाकी मेरा यही है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। दूसरा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त यार हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि वीडियोज कैसी हैं कैसी नहीं है, पढ़ाने का तरीका कैसा है कैसा नहीं है। दूसरी बात कि मेरे पर ज़्यादा जो बोलते हैं कि ज़्यादा मैटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप पढ़ते हो ना तो ज़्यादा मैटर में घुसने की आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पास होना है, ना कि आपको परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज बनाने का कोई मतलब मोटिव नहीं होता है। एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको क्लियर ही करना पड़ता है, ना कि परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। आप एग्जाम दीजिए, फ्री माइंड में दीजिए। तो एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म उस व्यक्ति ने भी भरा है जो घर बैठा हुआ है। ऐसे लोग देखे मैंने जो फॉर्म भर देते हैं और अपनी मस्ती लेते रहते हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उन्हें घूमने जाना है। देखे होंगे आपके आसपास मिल जाते हैं। तो आपने भी फॉर्म भरा है, उसने भी फॉर्म भरा है, आपने मेहनत की है, उसने मेहनत नहीं की। उसने चलो की भी हो, लेकिन आपको जो मिला है वो घर बैठे बैठे वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो, आप की मेहनत लगा रहे हो, तो वो आपकी मेहनत का उपयोग आप अपने कार्य के लिए कीजिए, अपनी ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कीजिए, ठीक है। मेरा यही मोटिव रहेगा आप लोगों के लिए कि कभी भी निराश मत होना, ठीक है। जो आप कर रहे हो
वो हर कोई नहीं कर सकता। जो आप पढ़ रहे हो वो हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि किसी की होड़ किसी व्यक्ति पर नहीं की आज तक, ठीक है। और जो होड़ करने चला है ना वो बर्बाद होके आया है, ये बात ध्यान रखना। एजुकेशन की ओर करो, ना कि बाकी उनके फैक्ट्स की, ठीक है। राम राम।